is on pre-constitutional acts. As you may already know, इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ questions थे about these acts and regulations which were being introduced to strengthen their rule in India particularly. और इनके हमने इम्पोर्टेंस भी आपको बताए थे कि इससे आप ट्रेस कर सकते हैं कि जो ग्रेजुअली सिस्टम डेवलप हुआ गवर्नेंस का इंडिया में, वो किन किन चीज़ों से इंस्पायर्ड था या किन किन खामियों को हटाने के लिए चेंजेस लाए गए। तो इसलिए ये एक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं। इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पे फोकस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, उसे और ये बेसिकली दो लोग थे। मॉन्टेग वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय एट दैट टाइम। तो इसलिए कि उनका मिलके सजेशंस इनकॉर्पोरेटेड थे इस एक्ट में। लेट्स हॉप इनटू द क्वेश्चंस। It is correct about the Government of India Act of 1919. Center over the provinces was cleverly strengthened. The second one is structure of the government continued to be centralized. The next subjects were to be administered by governors with the aid of ministers responsible. Subjects were those on which the viceroy would take decisions. And the next one is for the first time there was bicameralism and direct election. तो भी सही है, वो भी सही है। सेकंड वाला कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज, थोड़ा सा फर्क है इसमें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इम्पोर्टेंस दी गई। और वाला है एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। Statements again about this act. The first is it was a logical outcome of the Rowlatt Act. This is not correct. The second one, it granted franchise to a limited number of Indians, but on criteria of property, tax, and educational qualification. द राइट टू वोट लिमिटेड सेक्शन को अभी मिला था, तो सेकंड सही है। तीसरा, क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन एंड सम फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी फॉर स्टेट इन इंडिया वर ट्रांसफर्ड टू हिम, ये भी सही है। 19 extended the principle of communal representation by providing separate electorates to which of the following? तो आपके ऑप्शन थे डिप्रेस क्लासेस, सिख्स, इंडियन एंड यूरोपियंस। इसका सही जवाब है डी 2, 3, 5 और यूरोपियंस। रिप्रेजेंटेशन की बात सबसे पहले एक्ट ऑफ 1909 के टाइम उठी थी, and maybe in the comments you can mention what the act of 1909 was also known as and how did it start with this whole idea of communal representation. Following were not transferred subjects under the Government of India Act of 1919. अब आप ये समझिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी उसने पे डाया की, उसमें होता ये था कि कुछ सब्जेक्ट जो होते थे जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे उन्हें वाइसरॉय डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते थे, उन्हें रिजर्व सब्जेक्ट्स माना जाता था। और उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स रह जाते थे उन्हें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स माना जाता था, जो कि मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने एंड पर मैनेज कर देते थे। तो अब इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में इनमें से कौन से नहीं थे। आपके ऑप्शंस हैं हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री, लोकल गवर्नमेंट एंड एग्रीकल्चर। इसमें से सारे सही और डी होगा, because like I mentioned in one of the previous quizzes also, you have to be very careful about what the question is asking. It is asking which of the following were not, तो not मतलब none, all of them were। ठीक है। और अगेन ये जो मतलब सब्जेक्ट्स का डिमार्केशन है इसे याद करना उतना मुश्किल नहीं है।
आप हालांकि ऑफ कोर्स आपको देखने से लगेगा कि भाई हेल्थ एजुकेशन इंडस्ट्री ये सब भी बहुत बहुत अहम मुद्दे हैं जिनको कि रिजर्व सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, बट इन ऑर्डर टू इंश्योर बेटर मैनेजमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल दे वर केप्ट इन द transferred subjects list. Were included in the list of reserved subjects: law and order, irrigation, finance and land revenue. इसका डी है, सारे के सारे जो थे ये रिजर्व सब्जेक्ट्स में आते थे। और आज भी अगर आप देखें, I'll just give you an example. If something like irrigation to you sounds that it ought to be managed at a more local level, or the fact that it is not so important as to be, देखिए कि काफी जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं फॉर एग्जांपल, वो आपकी इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होती हैं, उसमें एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का ओपिनियन इम्पोर्टेंट हो जाता है कई बार। तो उस लिहाज से आप इसे याद रख सकते हैं कि हाँ ये भी इसमें आता है। ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 प्रोवाइडेड, आपके ऑप्शंस हैं फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। सेकेंड, for the first time provincial budgets, provincial legislatures were to enact their own budget. और तीसरा है recommendation of a statutory commission to inquire into the extension of parliamentary institutions in India after 10 years. एक चीज देखिए, क्योंकि अगला सवाल उसी से रिलेटेड होगा, स्टैट्यूटरी कमीशन की बात हो रही है जिसको ये देखना था कि 10 साल के बाद यानी 1929 ऑनवर्ड्स जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस भारत में सेटअप हुए हैं उन्हें एक्सटेंड करने की जरूरत है या उनमें क्या चेंजेस आने हैं, इस चीज को इसको देखना। 7 member statutory commission set up by the British government in 1927. अब यहाँ पे कुछ चीजें नोटिस करिए। पहली बात तो ये कि 1927 में ही सेटअप हो गई, जबकि अभी पिछले सवाल में आई टोल्ड यू दैट द एम एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज टू कंसिडर कि 1929 के बाद एक्सटेंशन की जरूरत है उन इंस्टीट्यूशंस को कि नहीं। का मेन रीजन ये था कि जो ब्रिटिश पॉलिटिकल लैंडस्केप था उसमें मासिव अपहीवल एक्सपेक्टेड था और रूलिंग पार्टी को इलेक्शन में हार जाने का डर था, जिसकी वजह से उन्होंने एक प्रीएम्प्टरी मेजर के तौर पे 1927 में ही इस कमीशन को सेटअप कर लिया। एम का कि we'll see what reform measures can be introduced, or what other measures can be introduced in the governance of India, and what changes are needed. लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक थी, जिस वजह से इसका बॉयकॉट हुआ काफी लार्ज स्केल पे भारत में जब इसके मेंबर्स यहाँ पे आए, रीजन ये था कि उस कमीशन में कोई भी इंडियंस को नहीं रखा गया। एंड ऑफ कोर्स पीपल डिड नॉट लाइक द फैक्ट कि अगर हमारी ही आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो हाउ कैन यू नॉट इंक्लूड अस एंड हाउ कैन वी नॉट हैव अ से इन दोज रिफॉर्म्स। एक और नाम भी है जो इसके हेड के नाम से जानी जाती है, तो अगर आपको वो नाम याद हो तो प्लीज उसे कमेंट्स में जरूर मेंशन करें, इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन एल्स। Is the Muslim League boycotted the commission in toto? This is incorrect. The Muslim League did boycott the commission, but by Jinnah. The other section did not boycott the commission. There was a segment that supported it. The second statement, it recommended the continuation of diarchy. This is incorrect. The third one, it suggested the extension of responsible government in provinces. This is correct. इसी वजह से, in fact, it did not recommend the continuation of diarchy. Establishment of a federation of British India and princely states, ये सही है। Electorates, ऐसा तो कुछ नहीं था, तो 3। The Indian Independence Act of 1947, आपके of the Viceroy was abolished. The next one, General for India and Pakistan were to be appointed solely by the British monarch. The third one, the act empowered the constituent assemblies of the two dominions to any constitution. और चौथा है, only limited powers for repealing any act of the British Parliament during the period of dominion status was given. And 3 अडॉप्ट कर सकते थे।
सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। आपके ऑप्शंस जो स्टेटमेंट्स हैं, डिप्राइव द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल्स और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर अप्रूवल। और दूसरा है राइट ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क वाज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे जो सही है वो है correctly matched about the Department of Portfolios of the interim government. Your options are Defense, Sardar Patel; second, Finance, RKS Chetty; the third, Railway and Transport, Asaf Ali; and the fourth, Health, Rajkumari Amrit Kaur. इसका सही जवाब है सी। Must be having a fun time, and even if you're studying, we hope that we are able to make it a bit fun for you by bringing these quizzes which you can practice and just to give you a break from your own self study. तो ध्यान से पढ़ें, and if you have any other suggestions or comments, please leave them in the box below. So bless you. Christmas, stay safe.